नमस्कार, जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि और मेरे साथ मौजूद हैं राजेश सिन्हा, हमारे सहयोगी और इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट। जैसा कि हम हर बार आप देखते होंगे कि कोई भी इंटरनेशनल मुद्दा होता है तो हम राजेश जी के पास आते हैं और पूछते हैं कि भाई बताएं अब आगे क्या है, और वो संभावनाएं जो हैं वो बताते हैं, जो भी जिस तरह से वो कहीं ना कहीं सही भी साबित होते हैं। अब हम सीधा मुद्दे पर आकर राजेश बात कर रहे हैं जो इजराइल लगातार अटैक कर रहा है ईरान पर। ईरान पहले कह रहा था कि भाई मैं एक बड़ी चुनौती हूं, इस तरह से प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इजराइल के हमले जो हैं वो तेज हो गए हैं। उसके बाद ईरान जो है बुरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है। आप किस तरह से देखें लगातार हो रहे अटैक और जो एयर स्पेस जो है जिस तरह से उसे डैमेज किया गया है, इस पूरे सिस्टम को अगर देखें तो अब आगे क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, परसों रात में जो ईरान के ऊपर हमला हुआ इजराइल की तरफ से, इजराइल के हंड्रेड्स फाइटर्स ईरान के आसमान में उड़ रहे थे, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 100 लड़ाकू विमान आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, आपके 4-5 शहरों पे 10-20 ठिकानों पे लगातार हमले हो रहे हैं। सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, और इस हमले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि ईरान का जो रडार सिस्टम है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, डैमेज हो गया है, और स्थिति इतनी खराब है कि फिर से अगर हमला होता है ईरान के ऊपर बड़े पैमाने पर, अगर हम देखें कि इजराइल गोलाबारी करता है, वहाँ पर अगर मिसाइल्स दागता है, तो जो उनका एंटी मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम है, जो रक्षा प्रणाली है, जो हवाई हमलों को रोकता है, वो उनका डैमेज हो चुका है। तो ऐसे में जो इस बार जो बर्बादी होगी बहुत बड़ी होगी। और ईरान का जो बैकग्राउंड है वो ये है, ईरान एक ऐसा देश है जो मिडिल ईस्ट में बहुत सारे छोटे छोटे लड़ाकों का गुट रखता है, जैसे हुथीज है, हमास है, हिजबुल्लाह है। इसके अलावा सीरिया और इराक में भी बहुत सारे लड़ाके हैं जो उसके लिए लड़ते हैं। ईरान कभी अपनी लड़ाई लड़ता नहीं है खुद। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि सीधे वो अपनी धरती से मिसाइल दूसरे देश की धरती में ना भेजे, तो वो ऐसे प्रॉक्सीज के सहारे वो लड़ाई लड़ता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के साथ इजराइल के ऊपर, जहां से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। और आज स्थिति ये आ गई है कि पहले इजराइल ने हमास को खत्म किया, उसके बाद उसने हिजबुल्लाह को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, पूरा लाइनअप उसका खत्म कर दिया है। जो हायरार्की थी, जो उसके चीफ थे उनको मार दिया, हमास के चीफ को मार दिया। और अब बात आ गई है ईरान और इजराइल के बीच में। पहले ईरान ने भी कई बार मिसाइल्स दागा है, कभी कभी 180 मिसाइल दागा, लगातार इजराइल भी हमले करता रहा है। तो अब जो स्थिति आ गई है, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं। और इजराइल ने शुरू में ही कहा था, 7 अक्टूबर 2023 को ही कहा था कि जो लोग भी जिम्मेदार हैं और जो हमारे यहाँ से जो किडनैप करके हमारे नागरिकों को लेकर गए हैं, हम उनकी सुरक्षित वापसी करेंगे और इसका हम पूरा बदला लेंगे। तो जो बदले की शुरुआत हुई हमास में, जो उसके हेडक्वार्टर्स को बर्बाद करने से हुई, फिर हिजबुल्लाह में हुआ, हिजबुल्लाह में पेजर्स में ब्लास्ट हुआ, कम्युनिकेशन के जो डिवाइसेस थे उसमें ब्लास्ट हुआ, और फिर हिजबुल्लाह के चीफ को भी मार दिया। अब बात आ गई थी कि ईरान के पास और कोई रास्ता नहीं था कि हाँ वो भी हमले करे, क्योंकि उसके प्रॉक्सी डायरेक्ट होना था। तो लगातार बीच बीच में हमले दोनों तरफ से हो रहे थे। जो परसों रात में हुआ वो इतना बड़ा हमला इजराइल ने किया है, वो भी 25 दिनों के इंतजार के बाद किया। 1 अक्टूबर को ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स दागे थे इजराइल के ऊपर, 180 से ज़्यादा मिसाइल्स दागे थे, प्रोजेक्टाइल्स दागे थे, जिसमें कुछ इजराइल की धरती पर भी गिरे थे। एंड उनका जो आयरन डोम है वो भी एक्टिवेट हो गया था, और बहुत सारे मिसाइल्स को हवा में न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी नुकसान उठाना पड़ा, बर्बादी भी हुई थी। तो ये पूरी दुनिया को उसी वक्त से लग रहा था कि इजराइल इस बार कोई बहुत बड़ा पलटवार करेगा। और आपको ये भी गीतांजलि याद होगा, इसके संकेत इजराइल लगातार दे भी रहा था, बोल रहा था, साफ तौर पे बोल रहा था। इजराइल ने तो यहाँ तक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी कहा था, और सीधा ईरान को बोला था कि अगर आप हमारे ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो हम स्ट्राइक बैक करेंगे, और हम बहुत बड़ा हमला करेंगे, पलटवार करेंगे। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2024 की बात है, जब ईरान ने 180 से ज़्यादा मिसाइल्स दागे थे इजराइल के ऊपर। इजराइल ने कहा था कि हम बड़ा पलटवार करेंगे। लेकिन 1 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच का जो टाइम था, 26 अक्टूबर का, वो इतना वक्त इसलिए लग गया था क्योंकि एक इंटेलिजेंस के पेपर्स थे, इनपुट था अमेरिका का, वो ये लीक हो गया था।
और उसमें ये पूरा प्लान था कि इजराइल कैसे पलटवार करेगा, कैसे वो लड़ाई लड़ेगा ईरान के साथ। और चूंकि वो पैटर्न पता चल गया था, पब्लिक तो प्लेटफॉर्म उसको में आ चेंज गया करना था, जरूरी था। तो ये चेंज करना जरूरी था, तो टाइम आपको बाई करना था। तो इसीलिए 25 दिनों का वक्त लगा नेतन्याहू को अटैक करने में। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, एक बड़ा पलटवार इजराइल से ये भी होना जरूरी था उनके अनुसार, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम बड़ा पलटवार करेंगे। क्योंकि थोड़े दिन पहले की बात है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पे हमला हुआ था। और वो जो ड्रोन था, 3 ड्रोन से हमला हुआ था उनके घर पे। तो 2 ड्रोन्स को तो हवा में न्यूट्रलाइज कर दिया था इजराइल ने, लेकिन एक ड्रोन उनके प्राइवेट रेजिडेंस के ऊपर पहुंच गया था, उसने हिट किया था। तो उसी दिन ये कहा था इजराइल ने, नेतन्याहू ने, गलती कर दी है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इन्हें बिटर एक्सपीरियंस होगा। तो अब आते हैं बिटर एक्सपीरियंस पे। तो वो ये अब जो जानकारी निकल कर आई है कि अभी जो हमला हुआ है इजराइल के द्वारा, उसमें 2 बड़ी बातें सामने आई है। पहला तो ये कि उनका एंटी मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो बर्बाद हो गया है। दूसरा, वो सॉलिड फ्यूल से वो बनाते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो जो सॉलिड फ्यूल का जो जनरेशन का जो प्लांट था वो भी बर्बाद हो गया। तो 2 चीजें एकदम सामने है कि ईरान अपने आप को दोबारा से इन्फोर्स करना चाहेगा, तो उसको एक ऐसे फिर रडार सिस्टम की जरूरत होगी, तुरंत नहीं बन सकता है, जिसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, नहीं बन और सकता तब तक बहुत बर्बादी कह लीजिए कि हो जाएगी ईरान की। दूसरा, अगर ये जानकारी सही है कि जो उनका सॉलिड फ्यूल का जनरेशन का जो प्लांट था, अगर वो खत्म हो चुका है, तो वो जो प्लांट था वो चाइना से उन्हें मिला था, वो खुद नहीं बनाते हैं और ना बना सकते हैं। और चाइना से इस तरह का जो प्लांट है वो आसानी से आ भी नहीं सकता है। तो एक, और ऐसे माहौल में तो वैसे ही बहुत ज्यादा माहौल में तो वैसे भी नहीं आना है। तो एक तरफ आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो आप बनाते हैं, उसका जो आपका सॉलिड फ्यूल है वो खत्म हो गया, आपके पास अब नहीं रहा। दूसरा, आपका जो रडार सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो खत्म हो गया। तो आप लड़ाई लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे? सही। लड़ाई लड़ेंगे कैसे? जी। तो अब यहाँ पर एक नया अपडेट ये है कि ईरान ने एक तरफ पहले तो यूनाइटेड नेशंस में एक एप्लीकेशन डाला है और कहा है कि ये जो एग्रेशन इजराइल दिखा रहा है, इसे रोका जाना चाहिए, ये हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है, हमारे देश पे वो लगातार बार एग्रेशन दिखा रहा है, हमला कर रहा है। दूसरा, ये ईरान की मिलिट्री ने, ईरान की आर्मी ने एक स्टेटमेंट इशू किया है और ये कहा है कि गाजा पट्टी में और यहाँ पे लेबनान में ये सीज फायर होना चाहिए। मतलब साफ है कि ईरान अब ये कह रहा है कि भाई अब लड़ाई नहीं लड़नी है। इजराइल के लगातार हमलों से अब वो इसको इतने डैमेज हो चुके हैं कि वो चाहता है कि सीज फायर हो जाए। तो ईरान की आर्मी ने जो स्टेटमेंट इशू किया है, साफ तौर पे उसमें कहा गया है कि अब यहाँ पर सीज फायर होना चाहिए। हाँ, लेकिन कितना संभव है? भले यूएन गए हैं, अब बातचीत हो रही है, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ये कितना संभव है? नहीं, संभव है। इसलिए संभव है कि इजराइल का जो टारगेट है वो यही है कि ईरान के प्रॉक्सीज को ख़त्म करना है, बर्बाद करना है। वो ये चाहते हैं कि दोबारा ऐसा माहौल बने ही नहीं कि 7 अक्टूबर की तरह इजराइल पे कोई हमला करने की हिमाकत कर बैठे। तो वो तो अब तो लग नहीं रहा है। हमास खत्म हो चुका है, हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है, कम से कम 5 वर्ष 10 वर्ष के लिए तो खत्म हो ही चुका है। हुथीज जो है वो लाल सागर में करते हैं अटैक, सीधा यहाँ नहीं करते हैं, तो वो हो नहीं सकता है। अब जो उस सबका जो लीडर था, जो फाइनेंसिंग करता था, जो आर्म्स एंड अम्युनिशन देता था इन लड़ाकों को, वो था ईरान। ईरान को आपने बहुत बड़ा डैमेज दिया है, तो ईरान को खुद को रीइंफोर्स करने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो ये जो लड़ाई है अब ज़्यादा दिन चलनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा था उन्होंने कर दिया है। तो अगर अब तुरंत कोई बड़ा पलटवार अगर ईरान करने की स्थिति में नहीं होगा, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है थोड़े दिनों में ये खत्म हो जाएगा। अब रहा कि जो पहले कह रखा था इजराइल ने, नेतन्याहू ने, कि उनके एक नागरिक को वो वापस लेकर आएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी भी बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं इजराइल के जो हमास वालों के साथ किडनैप होकर, जिन्हें किडनैप करके हमास वाले चले गए थे, वो अभी वापस नहीं आए हैं। दूसरा, ये इजराइल ये कहता था कि हमास के हमले के बाद से जो उसका इलाका जहां पर उन्होंने हमला किया था, वहां से उसके नागरिक छोड़कर दूसरे तरफ चले गए हैं, तो उनको दोबारा वहां पे वापस बुलाना भी है। तो ये जो पूरा, ये जो दोनों काम जो शुरू से इजराइल ने कह रखा है, अगर वो माहौल बन जाता है कि ऐसा होता है, तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। और अगर ईरान फिर से रिग्रुप करता है अपने लड़ाकों को, उनको एनफोर्स करता है,
फाइनेंसिंग करता है, आर्म्स एंड एमुनिशंस देता है, तब ये खींचेगा, वरना थोड़े ही दिन में ये धीरे धीरे खत्म हो जाना चाहिए। चलिए, उम्मीद तो यही की जा सकती है क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का जो हल है वो नहीं है। ऐसे में जो मध्यस्थता की बात हो रही है राजेश, ये यूएन के पास जाना और वहाँ पर बोलना, तो ये मध्यस्थता का जो हिसाब किताब है ये कैसे बनेगा? क्योंकि अभी एक बड़ा चैलेंज, जैसे आपने भी कहा, अपने नागरिकों को वापस भी लाना है, तो क्या कुछ ऐसा है कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट या कुछ इस तरह का साइन होगा कि भाई ऐसा होना है? इसका तरीका क्या होगा बेसिकली? नहीं, अगर मान लेते हैं कि ईरान कहता है, जैसे पहले कहा उसने कि हम सीज फायर की डिमांड करते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ईरान अब लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि बात ऐसी आती है कि भाई अब हम सीज फायर करने पे राजी हो सकते हैं, हमारी सहमति बन सकती है, और उसके बाद फिर दोनों अगर बातचीत के टेबल पे आ जाते हैं, तो वैसे में जो वहाँ पर बार्गेन होगा वो यही होगा कि हमारे नागरिकों को वापस कर दो और जो जहाँ पे है वहीं पे रह जाए, और उसके बाद ना हम यहाँ से आपके ऊपर मिसाइल्स दागेंगे ना आप मिसाइल्स दागेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये लड़ाई खत्म हो सकती है। तो चलिए, ये उम्मीद की जा सकती है कि लड़ाई खत्म हो सकती है, क्योंकि अब ईरान भी उस स्थिति में अब नहीं बचा है। क्योंकि पहले तो ईरान ने कहा था कि भाई इसका खामियाजा जो है इजराइल को उठाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे ईरान को पता चल रहा है कि भाई अब बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं बन रही है। और जैसे हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, हमने आज टॉपिक भी ये लिया है कि एयर स्पेस जो है उसकी सिक्योरिटी को भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में तो ये परिस्थिति जो है बनती हुई नज़र आ रही है, और यूएन के पास जाना ही सीधा सीधा है कि बैकफुट पर ईरान जो है अब वो बहुत जल्द आ जाएगा, और उम्मीद कर सकते हैं कि युद्ध भी जो है इस पर फिलहाल कुछ वक्त के लिए तो विराम लग जाए, जैसे अभी आपने भी बताया। बहरहाल आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम जुड़े और इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध पर हमने बातचीत की, क्या संभावनाएं बन सकती हैं उस पर भी हमने बातचीत की, किस स्थिति में इस वक्त ईरान है उस पर भी बातचीत की है, और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। एक और अन्य महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद। जय हिंद।